आजकल इकिगाई शब्द मतलब हर जगह सुनाई देता है। सोशल मीडिया पे वो 4 सर्कल वाला एक वेन डायग्राम है, वो तो लगभग सबने देखा ही होगा। हाँ बिल्कुल। जो बताता है कि अपना परफेक्ट काम कैसे खोजें। हाँ, लेकिन जिन स्रोतों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं वो कुछ और बताते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक करियर चुनने का कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये जीने का एक पूरा दर्शन है। अच्छा। उस डायग्राम को आप एक तरह का एक नक्शा समझ सकते हैं, मंजिल नहीं। मंजिल नहीं। हाँ, असली इकिगाई उन सर्कल्स के बाहर रोजमर्रा की जिंदगी में मिलता है। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं, 2 कल्पनाओं से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। तो पहली कल्पना ये है, सुबह अलार्म बजता है और शरीर में एक भारीपन सा है। उठने का मन ही नहीं करता। बिल्कुल। काम पे जाना एक मजबूरी लगती है। दिन कट तो जाता है पर शाम को एक खालीपन महसूस होता है। हाँ। और दूसरी कल्पना, सुबह सूरज की रोशनी से या अपने आप नींद खुलती है और बिस्तर से उठते हुए मन में एक उत्साह है कि आज कुछ सार्थक करना है। दिन के अंत में शारीरिक थकान तो है पर मन में एक गहरी संतुष्टि है। यही जो फर्क है एक जिंदगी काटने और जिंदगी जीने में, वही इकिगाई की आत्मा है। तो ये कॉन्सेप्ट है कहाँ का? ये एक जापानी कॉन्सेप्ट है। इकी का मतलब है जीवन और गाई का मतलब है मूल्य या वजह। जीने की वजह, आपकी सुबह उठने की वजह। बिल्कुल। और ये कोई सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसका सीधा संबंध जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों की असाधारण लंबी उम्र से है। हाँ, मैंने भी सुना है वहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं। सेंटेनेरियंस जिन्हें कहते हैं। और उनकी लंबी उम्र का राज सिर्फ उनका खानपान नहीं बल्कि उनका इकिगाई है। तो चलिए उस मशहूर 4 सर्कल वाले मॉडल को ही शुरू में समझते हैं, लेकिन थोड़ी गहराई से। हाँ, क्योंकि उसे अक्सर बहुत सरल तरीके से पेश किया जाता है। सही। तो पहला सर्कल है वो जो आपको पसंद है, व्हाट यू लव। दूसरा, वो जिसमें आप अच्छे हैं, व्हाट यू आर गुड एट। तीसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। और चौथा, जाहिर है जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। ये चारों सुनने में तो बहुत सीधे लगते हैं, पर असल जिंदगी में इनके बीच संतुलन बनाना ही सबसे मुश्किल काम है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये संतुलन ही कुंजी है। कैसे? देखिए, स्रोत बताते हैं कि अगर आप सिर्फ उन 2 सर्कल्स पर ध्यान दें जो आपको पसंद है और जिनमें आप अच्छे हैं, तो वो आपका पैशन बन जाता है, एक हॉबी। हाँ, एक पैशन। ये आपको खुशी तो देगा पर शायद आपका पेट ना भर पाए। सही बात है। और अगर आप उस काम पर ध्यान दें जिसमें आप अच्छे हैं और जिसके लिए पैसे भी मिलते हैं, तो वो एक प्रोफेशन बन जाता है। और सच कहूं तो बहुत से लोग इसी स्थिति में हैं। एक अच्छी नौकरी है पर अंदर से वो खाली महसूस करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें वो काम पसंद नहीं है। अच्छा, और बाकी 2 कॉम्बिनेशन? जहां दुनिया की जरूरत और पैसे मिलते हैं, वो एक वोकेशन या पेशा है, जैसे कई सामाजिक कार्यकर्ता। संतुष्टि तो मिलती है पर शायद स्किल की कमी या कम पैसों की वजह से उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। और आखिरी, प्यार और दुनिया की जरूरत। वो एक मिशन है, लेकिन अगर उसमें आपकी स्किल नहीं है या पैसे नहीं है तो वो एक सुंदर सपना बनकर रह सकता है। तो इकिगाई इन चारों का केंद्र है। हाँ, एक ऐसी जगह जहां आपका जुनून, आपका हुनर, दुनिया की जरूरत और आपकी आजीविका चारों एक साथ आकर मिलते हैं। ये एक दुर्लभ और शक्तिशाली संगम है। यहीं पर मुझे लगता है एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। कौन सी? जब हम मकसद या जीने की वजह की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ बहुत बड़ा आता है, जैसे दुनिया को बदलना। हाँ, या कोई महान कंपनी बनाना या कोई आविष्कार करना। और ओकिनावा के जो शतायु लोग हैं वो इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। वो तो कोई अरबपति सीईओ या नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, और जमीन से जुड़ा हुआ। जैसे कि एक 102 साल की महिला का इकिगाई अपनी परपोती के साथ हर रोज खेलना हो सकता है। एक 98 साल के मछुआरे का इकिगाई अपने समुदाय के लिए ताजी मछली पकड़ना है। या किसी 90 साल की महिला का इकिगाई अपनी सब्जियों के बगीचे की देखभाल करना। बिल्कुल, मतलब उनका मकसद महान बनना नहीं बल्कि उपयोगी बने रहना है। एग्जैक्टली। उनके लिए रिटायरमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं है। पश्चिमी दुनिया में तो रिटायरमेंट को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है, काम से आजादी। हाँ, लेकिन ओकिनावा में लोग मानते हैं कि जब आप उपयोगी होना बंद कर देते हैं तब आपकी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाता है। इसीलिए वो अपनी अंतिम सांस तक कुछ न कुछ करते रहते हैं, भले ही उसकी रफ्तार धीमी हो जाए। खुशी काम से भागने में नहीं बल्कि ऐसे काम में है जिसे आप कभी छोड़ना ही ना चाहें। जब आप किसी ऐसे काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो एक खास तरह की
मानसिक अवस्था पैदा होती है ना। मुझे याद है कभी कोई अच्छी किताब पढ़ते हुए या कोई वाद्य यंत्र बजाते हुए मतलब घंटों बीत जाते हैं और पता भी नहीं चलता। हाँ, भूख, प्यास, समय सब कुछ भूल जाता है। बिल्कुल। इसी को मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने फ्लो स्टेट का नाम दिया है। फ्लो स्टेट। और ये इकिगाई का व्यवहारिक रूप है। ये वो अवस्था है जब आप किसी काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि आपका अहम यानी मैं का भाव भी मिट जाता है। अच्छा, ये दिमागी स्तर पर भी होता है? हाँ, शोध बताते हैं कि फ्लो की अवस्था में हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा आंतरिक आलोचक है, वो शांत हो जाता है। इसीलिए हम आत्मा आलोचना और बाहरी दुनिया की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इस फ्लो स्टेट में पहुंचने के लिए क्या शर्तें हैं? कोई भी पहुंच सकता है? हाँ, पर इसके लिए 3 मुख्य चीजें चाहिए। पहली, आपके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य और एक चुनौती हो, जो ना तो इतनी आसान हो कि बोरियत हो जाए और ना ही इतनी मुश्किल कि घबराहट हो। ठीक है। दूसरी, उस चुनौती से निपटने के लिए आपके पास पर्याप्त स्किल होनी चाहिए। और तीसरी, सबसे जरूरी, ध्यान भटकाने वाली कोई चीज ना हो। और जब ये तीनों मिलती हैं तब आप फ्लो में चले जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस अवस्था में आपको खुशी ढूंढनी नहीं पड़ती। खुशी अपने आप एक सह उत्पाद के रूप में मिलती है। यानी खुशी का पीछा मत करो, फ्लो पैदा करो। बिल्कुल। चलिए ओकिनावा की जीवन शैली की कुछ और आदतों पर गहराई से नजर डालते हैं। उनके लंबे जीवन के पीछे सिर्फ फ्लो या काम ही तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी जीवन शैली में कई गहरे सबक छिपे हैं। सबसे मशहूर कौन सा है? सबसे मशहूर है हारा हाची बू। हारा हाची बू। इसका क्या मतलब है? यह कन्फ्यूशियस की एक पुरानी कहावत है जिसे वे खाने से पहले दोहराते हैं। इसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% तक भरो। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे गहरा विज्ञान है। जब हम पेट ठूस कर खाते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाओं को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए। हाँ, और इस प्रक्रिया में फ्री रेडिकल्स निकलते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। तो कम खाने से शरीर पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है? बिल्कुल। ये एक तरह की प्राकृतिक कैलोरी रेस्ट्रिक्शन है जो वैज्ञानिक रूप से लंबी उम्र से जुड़ी हुई है। और उनके खान पान में क्या खास है? उनकी डाइट इंद्रधनुष की तरह है, रंग बिरंगी सब्जियों और फलों से भरपूर। क्या खाते हैं वो लोग ज्यादातर? शकरकंद, करेला, टोफू, हल्दी, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब उनके भोजन का आधार है। और वे बहुत कम चीनी, नमक और प्रोसेस्ड खाना खाते हैं। और कसरत? क्या वो जिम जाते हैं? नहीं, वे जिम जाके घंटों पसीना नहीं बहाते। उनकी कसरत उनके जीवन में घुली मिली है। जैसे? बागवानी करना, पैदल चलना, सीढ़ियां चढ़ना, ये सब उनके रोजमर्रा का हिस्सा है। वे लगातार धीमी गति से चलते रहते हैं। ये तो हुई शारीरिक स्वास्थ्य की बात, लेकिन मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का क्या? आज के दौर में अकेलापन एक बहुत बड़ी महामारी बन गया है। बिल्कुल। और ओकिनावा के पास इसका सदियों पुराना समाधान है, मोआए। मोआए? हाँ, मोआए। मोआए आपके जीवन भर के दोस्तों का एक समूह होता है। ये सिर्फ एक सोशल क्लब नहीं है। ये एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल। ये एक भावनात्मक और आर्थिक सुरक्षा कवच है। इन समूहों में 5 से 10 दोस्त होते हैं जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं। ये तो एक तरह का चुना हुआ परिवार हो गया। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में एक 102 साल की महिला का जिक्र है जिसका मोआए 90 से ज्यादा सालों से चल रहा है। 90 साल? हाँ, उन्होंने साथ मिलकर युद्ध, अकाल और व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना किया है। ये मजबूत सामाजिक जुड़ाव उन्हें तनाव से लड़ने और जीवन में एक मकसद महसूस करने में मदद करता है। सही बात है। अकेलापन एक साइलेंट किलर है और मोआए इसका सबसे शक्तिशाली तोड़ है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और विचार है जो आज की युवाओं को बहुत परेशान करता है। अपने पैशन को फॉलो करो। हाँ, यह सलाह जितनी लोकप्रिय है उतनी भ्रामक भी है। क्यों? यह आज के सबसे बड़े मिथकों में से एक है। यह सलाह मानकर चलती है कि हर किसी के अंदर कोई एक छिपा हुआ पैशन है जिसे बस खोजने की जरूरत है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं, स्रोत बताते हैं कि पैशन खोजा नहीं जाता, इसे धीरे धीरे बनाया और विकसित किया जाता है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? अगर पैशन से शुरुआत नहीं करनी तो कहाँ से करें? शुरुआत करें स्किल से। इसे शिल्पकार मानसिकता या क्राफ्ट्समैन माइंडसेट कहते हैं। अच्छा। पहले कोई ऐसी स्किल चुने जो दूसरों के लिए उपयोगी हो और उसमें महारत हासिल करने की कोशिश करें। और फिर? जब आप किसी काम में बहुत अच्छे हो जाते हैं तो आपको पहचान मिलती है, सराहना मिलती है,
आपके काम से जब दूसरों की जिंदगी बेहतर होती है तो आपको एक सार्थकता का एहसास होता है। और ये सराहना और सार्थकता धीरे धीरे जुनून को जन्म देती है। बिल्कुल। तो पैशन कारण नहीं बल्कि परिणाम है, कठिन परिश्रम और महारत का परिणाम। जी, आज की हसल कल्चर के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, जो कहती है जल्दी करो, ज्यादा करो, कम सो। और शायद इसीलिए आज इकिगाई की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। बिल्कुल। हसल कल्चर एक स्प्रिंट है जो आपको जल्दी ही बर्नआउट की ओर ले जाती है। इकिगाई एक मैराथन है, धीमी पर स्थायी गति। हाँ, ये धीमी पर स्थायी गति में विश्वास रखता है। ओकिनावा के लोग अपने जिंदगी में भागते नहीं, वे इत्मीनान से चलते हैं। तो क्या इकिगाई बर्नआउट का एक कारगर इलाज है? बर्नआउट तो आज कॉर्पोरेट दुनिया की एक आम समस्या बन गया है। ये एक बहुत शक्तिशाली एंटीडोट है। बर्नआउट सिर्फ ज्यादा काम करने से नहीं होता। तो फिर क्यों होता है? ये तब होता है जब आपके काम और आपके मूल्यों में कोई तालमेल ना हो, जब आपके पास पैसा तो हो पर काम में कोई अर्थ न दिखे, जब आप पर दबाव तो बहुत हो पर आपका कोई नियंत्रण ना हो। बिल्कुल। इकिगाई इन सभी समस्याओं की जड़ पर काम करता है। चूंकि आपका काम आपकी आंतरिक प्रेरणा, आपके मूल्यों और आपकी पहचान से जुड़ा होता है, इसलिए वो आपकी ऊर्जा खत्म नहीं करता, बल्कि उसे बढ़ाता है। सही। ये सब सुनने में बहुत प्रेरक है, लेकिन एक आम इंसान जो अपनी 9 से 5 की नौकरी में फंसा है, वो अपनी इकिगाई खोजने की शुरुआत कैसे करे? बिल्कुल। इसके लिए कुछ व्यावहारिक कदम हैं और इसकी शुरुआत घंटों सोचने से नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रयोग करने से होती है। कर्म करने से। हाँ, पहला कदम है आत्म अन्वेषण। एक डायरी लें और उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिन्हें करते हुए आप समय भूल जाते हैं, बचपन से लेकर अब तक। वो कौन सी गतिविधियां हैं जो आपको फ्लो स्टेट में ले जाती हैं? बिल्कुल। दूसरा कदम, अपनी स्किल्स का ऑडिट करें। आप किन चीजों में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं? लोग अक्सर किस काम के लिए आपसे मदद मांगते हैं? ठीक है। और तीसरा कदम, दुनिया की जरूरतें देखें। आपके आसपास ऐसी कौन सी छोटी बड़ी समस्याएं हैं जिन्हें आप हल कर सकते हैं? और चौथा कदम, छोटे प्रयोग करें। अपनी किसी हॉबी या स्किल को लेकर एक छोटा सा मार्केट टेस्ट करें। क्या कोई आपकी सेवा के लिए कुछ पैसे देने को तैयार है? इसे साइड प्रोजेक्ट की तरह शुरू करें। तो इन चारों सवालों के जवाब जहां आकर मिलेंगे, वही आपकी इकिगाई की दिशा हो सकती है। ये एक रात में नहीं मिलेगा, ये एक खोज है, एक यात्रा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो एक इकिगाई से भरा जीवन 4 स्तंभों पर टिका है। हाँ, एक सार्थक काम, एक स्वस्थ और सक्रिय शरीर, एक मजबूत और सहयोगी समुदाय, और एक शांत और केंद्रित मन। बिल्कुल सही। इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर हो तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। इकिगाई कोई लग्जरी कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, ये जीवन जीने का एक ब्लूप्रिंट है, एक सचेत चुनाव है जो हर दिन करना पड़ता है। व्यस्त रहना आसान है पर उद्देश्यपूर्ण रहना एक कला है। बिल्कुल। जब सुबह उठने की कोई वजह होती है तो जिंदगी सिर्फ साल दर साल लंबी नहीं होती, वो हर पल में गहरी हो जाती है। सही कहा। शायद जीवन के अंत में ये सवाल मायने नहीं रखेगा कि आपने कितना कमाया या आप किस पद पर पहुंचे। शायद असली सवाल ये होगा कि आपने जीवन कैसे जिया। और तब शायद जवाब ये हो सकता है, मैंने सिर्फ जिंदगी नहीं जी, मैंने अपना इकिगाई जिया। ये एक ऐसा विचार है जिस पर अकेले में मंथन किया जा सकता है।